अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम लोग 6th क्लास का साइंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी जो आपके पास एनिमल्स और प्लांट सेल के पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। अगेन बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बात कर ली है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी एक सेल है, लाइक आप ये वाला सेल ले लेते हो, ठीक है, ये प्लांट सेल है आपके पास, ठीक है, ये आप एक सेल ले लेते हो, ठीक है, या किसी भी किस्म का जो है ना वो सेल यहाँ पर हो सकते हैं। ये आपके पास एक सेल मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर जो है वो एक जेली की तरह का मटेरियल होता है, जेली की तरह का मटेरियल होता है। आप सब लोगों को पता है जेली क्या होती है। अब जेली की तरह का जो मटेरियल होता है उसको आप क्या नाम देते हो? साइटोप्लाज्म का नाम देते हो। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो इसके अंदर पानी मौजूद होता है और इसके अंदर यहाँ पर दूसरे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि ये सेल के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सेल ऑर्गेनेल्स, वो सारे के सारे कहाँ पर मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब साइटोप्लाज्म इसका मतलब है कि सेल की फेस जो बेसिक फंक्शनिंग होती है उसके जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या डिफरेंट जो छोटे छोटे सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेल की साख्तें होती हैं, जो सेल के आप समझ लें कि पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली किसी भी सेल की फंक्शनिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास आता है सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले बच्चों आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है, या आप इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि मुख्तलिफ रास्तों का एक चैनल होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल होता है, मुख्तलिफ रास्तों का चैनल होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली सेल की मूवमेंट का जिम्मेदार होता है, ठीक है। या सेल के अंदर जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन तमाम मटेरियल्स की मूवमेंट का जिम्मेदार होता है। और स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हो। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का वो वाला हिस्सा होता है जिसको आप बेसिकली ट्रांसफार्मर का नाम दे सकते हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का ट्रांसफार्मर भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए ना, बेसिकली जिस तरह हम लोग इंसान हैं, हमें भी अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स को भी अपना काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसकी तरफ से? माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से। नेक्स्ट जो बच्चों है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली बच्चों एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है। ग्रीन कलर का क्या होता है? मटेरियल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल को जो है वो खुराक बनाने में मदद करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? बेसिकली जब पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपनी खुराक तैयार करना चाहते हैं, तो वहां पर उनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों वैक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, इनको आप बेसिकली सेल का जो स्टोर रूम है, सेल के स्टोर रूम का नाम दे सकते हो, क्योंकि जो सेल है जाहिर सी बात है उसको हवा, एनर्जी, पानी, खुराक वगैरह करने के लिए
मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम लोग अपने स्टमक में जो है ना खुराक होती है, इसी तरह सेल को भी खुराक को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कौन से होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जो है ना वो फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास सेल्स होते हैं जिसको आप प्लांट सेल्स का नाम लेते हो, तो प्लांट सेल्स के अंदर सिर्फ एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि जो एनिमल सेल्स होता है उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है बच्चों सेंट्रियोल्स। देखिए सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल बेसिकली जो आपके पास एनिमल सेल होता है ना वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर मौजूद होते हैं, मतलब ये आपके पास अगर एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये अगर आपके पास एक एनिमल सेल है तो एक यहाँ पर मौजूद होता है और एक यहाँ पर मौजूद होता है। इनको क्या नाम देते हो? सेंट्रियोल्स का नाम देते हो। और इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली सेल को डिवाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके पास जो सेल ऑर्गेनेलीज आप सेल के अंदर मौजूद होती है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। कोई भी जो सेल है ना उसके दरमियान में एक सॉलिड पार्ट मौजूद होता है, ये पार्ट मौजूद होता है, ठीक है। किसी भी सेल के मिडिल में एक सॉलिड पार्ट मौजूद होता है जिसको आप क्या नाम देते हो? न्यूक्लियस का नाम देते हो। बल्कि जो सेल का सारा मासा वो इसी के अंदर मौजूद होता है। बात की समझ आई? अच्छा, अब न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली क्या है? देखिए जिस तरह हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। इसी तरह जो सेल का ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि ये सेल की बेसिक फंक्शनिंग का जिम्मेदार होता है, ठीक है। जितने भी काम है वो सारे के सारे किसकी वजह से सरंजाम पाते हैं? न्यूक्लियस की वजह से सरंजाम पाते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अपने पापा में जाता है या अपने मामा में जाता है, बिल्कुल इसी तरह जो न्यू बॉर्न सेल होता है वो भी अपने पेरेंट सेल की तरह का होता है। उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसके पेरेंट सेल की तरह की होती हैं। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा, मतलब धागा नुमा साख्तें होती है जिनको आप क्या नाम देते हो? क्रोमोसोम्स का, ठीक है। और ये हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं और इनके जरिए ही हम लोग जो प्रॉपर्टीज होती है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ट्रांसफर करते हैं अगली जनरेशन के अंदर। तो ठीक है, अब जिस तरह अब देखिए क्रोमोसोम जो है वो हमेशा क्या होते हैं? वो आप कहेंगे सिंगल कभी भी नहीं हो सकता, वो पेयर से शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं किस चीज़ के? क्रोमोसोम्स के, ठीक है। अब हर जो जनरेशन होती है, हर जो स्पीशी होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उनकी जो तादाद है वो क्या होती है? फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों कल हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।